Hello, dear students. Welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही बेसिक पार्ट, जिसको कहना चाहिए कि हम मैथ्स की शुरुआत करने वाले हैं। तो मैथ्स की शुरुआत की जाए। शुरुआत के पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि मैथ्स जो है ये होता क्या है। आपको लगता होगा हमें रिटर्न तो लिखना नहीं है सर, एग्जाम रिटर्न नहीं, ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ये पूछा हुआ क्वेश्चन है क्या कि मैथ्स क्या होता है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैकबोन मैथ्स कहलाती है। बैकबोन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। तो भाई ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैकबोन मैथ्स कहलाती है, इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी। तो एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बैकबोन मैथ्स कहलाती है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो ये स्टेटमेंट दिया है महर्षि लदक ने। किसने दिया है? महर्षि लदक ने। तो आइए हम करते हैं मैथ्स की शुरुआत। तो मैथ्स की शुरुआत होती है जीरो से, मतलब शून्य से। तो जीरो के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो जाएं। तो सबसे पहले ये सीखा जाए कि शून्य जो है, जीरो जो है, इसके इन्वेंटर कौन है, इसका आविष्कार किसने किया है। तो जैसे ही मैंने आपसे कहा कि शून्य का आविष्कार किसने किया है, जीरो के इन्वेंटर कौन है, इन्वेंशन किसने किया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आया होगा आर्यभट्ट। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जीरो का नाम आया और हमने आर्यभट्ट जवाब दे दिया? पूछा क्या है भाई, क्या पूछा है और हम आर्यभट्ट जवाब दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर क्या करना है? तो देखिए होता क्या है कि जीरो के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं, लेकिन हमें एक ही नाम याद होता है, कौन? आर्यभट्ट। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आप सुनिए। देखिए क्या हुआ। सबसे पहले आप ये चीज ध्यान रखिए कि एक शब्द होता है आविष्कार करना और एक होता है खोज करना, है ना। डिस्कवर करना और इन्वेंशन करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इन्वेंशन क्या होता है, डिस्कवर क्या होता है? जब कोई चीज गुम जाती है तो उसे खोजा जाता है, और जब कोई नई चीज बनाई जाती है तो उसे इन्वेंशन कहा जाता है। आपने सुना भी होगा एक और शब्द, क्या कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो अब आपको लग रहा होगा कि जीरो पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। क्या क्या बनने वाले हैं वो सुनिए। सबसे पहले बात यह आती है कि जीरो का आविष्कार किसने किया। तो देखिए जीरो का आविष्कार कब हुआ होगा। किसी भी चीज का आविष्कार कब होगा? आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब उसकी आवश्यकता, नीड लगी होगी, किसी को तो लगा होगा कि कोई तो ऐसा सिंबल होना चाहिए, कोई ऐसा सिंबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, कुछ वैल्यू ना हो, कोई भी वैल्यू ना हो, ऐसा कोई सिंबल होना चाहिए। बाद में उसका नाम जीरो दिया गया, ये आगे की बात है। लेकिन सबसे पहले एक ऐसा सिंबल हमें चाहिए जिसकी कोई वैल्यू ना हो, इसकी किसी को जरूरत महसूस हुई होगी। तो हमें यहां पर क्या क्या पढ़ना है कि जीरो का सबसे पहले जो है नीड, जीरो की सबसे पहले जरूरत किसको महसूस हुई। दूसरा पॉइंट, जीरो का इन्वेंशन किसने किया। तीसरा पॉइंट, जीरो का खोज किसने किया। चौथा पॉइंट, जीरो का प्रचार प्रसार मतलब एडवर्टाइजमेंट किसने किया। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला पॉइंट कि जीरो जो है इसकी आवश्यकता सबसे पहले किसको हुई। तो जीरो की नीड सबसे पहले पिंगल और पाणिनि। क्या नाम है? पिंगल और पाणिनि। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं कि जीरो की सबसे पहले आवश्यकता पिंगल और पाणिनि को हुई। सेकंड पॉइंट निकलकर ये आता है कि जीरो का आविष्कार जो है, इन्वेंशन जो है, ये किसने किया है। तो जीरो का इन्वेंशन किया है, किसने किया है? देखिए चलते हैं हम देखते हैं जरा जीरो का इन्वेंशन किसने किया है। तो जीरो का इन्वेंशन किया है ग्रत्सभद्र ने। क्या नाम है इनका? जीरो का इन्वेंशन जिसने किया है इनका नाम है ग्रत्सभद्र। क्या नाम है? ग्रत्सभद्र। जीरो के इन्वेंटर कौन है? जीरो के इन्वेंटर हैं ग्रत्सभद्र। किसने किया है इन्वेंशन? ग्रत्सभद्र ने किया है। फिर भाई आप जानते हैं कि जब इसका इन्वेंशन हुआ है, आविष्कार जब हुआ है, तब प्रचार प्रसार के माध्यम इतने ज्यादा तो नहीं थे कि हम बहुत जल्दी चीजों को लोगों तक पहुंचा पाए। तो जीरो क्या हो गया? गुम गया था। तो जीरो को दोबारा क्या हुई? खोज करने की आवश्यकता हुई। और किसने खोजा है? ये खोजा है आर्यभट्ट ने। जीरो की खोज की है। क्या किया है? खोज करता है आर्यभट्ट। क्या किया है इन्होंने? इन्होंने इन्वेंशन नहीं किया जीरो का, क्या किया है? डिस्कवर किया है जीरो को। जैसे एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप जब अपनी स्टडी के लिए बैठते हैं तो आपको लगा कि चेयर पर आप बैठ रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा है, आप 8-10 घंटे नहीं बैठ पाते हो, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही, तो आपने क्या किया
कि कोई ऐसी सीट होती है कि सर मैं 10 घंटे सुकून से बैठकर पढ़ पाता, मुझे बिल्कुल भी थकावट ना होती। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, खोजा जाए, मार्केट देखा जाए, मिल गई तो ठीक है, वरना क्या होगा, आवश्यकता आपको महसूस हुई तो क्या होगा, इन्वेंशन होगा। आवश्यकता जैसी हुई तो इन्वेंशन हुआ। लेकिन बाद में क्या बोल रहा है, खोज हुई। तो खोज करना क्या होता है, जब कोई चीज गुम जाती है तब हम उसकी क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो आर्यभट्ट ने क्या किया है, जीरो की खोज की है। लेकिन आपने सुना होगा कि दुनिया को जीरो बताने वाला कौन है, आर्यभट्ट, ऐसा हम सुनते हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो के संपादक कौन है। संपादक ये वर्ड क्या कहता है, जैसे आपने सुना होगा कि एडिटर वर्ड हम यूज करते हैं। भाई जब प्रचार प्रसार के माध्यम, आज तो बहुत सारे हैं, है ना, लेकिन उस समय पर इतने ज्यादा माध्यम तो थे नहीं। फिर प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था, एडवर्टाइजमेंट होता कैसे था, तो भाई बुक्स में लिखा जाता था या मैगजीन्स में जो है चीजें आती थी, तो मैगजीन्स के माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से जो है जीरो लोगों तक पहुंचा होगा। अब बुक्स और न्यूज की हम बात करें तो वहां पर एडिटर वर्ड जो आपको है ये सुनाई देगा, संपादक वर्ड सुनाई देगा, अखबारों में आपको सुनाई देगा, न्यूज़पेपर में आप सुनेंगे। तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि जीरो के जो है संपादक कौन है, जीरो के एडिटर कौन है। तो जीरो के संपादक है नागार्जुन। अब आपको कुल मिलाकर 4 नाम याद रखने, कौन कौन से। जीरो की जो सबसे पहले नीड थी वो हुई है पिंगल और पाणिनि को। जीरो का इन्वेंशन किसने किया है, तो किया है ग्रत्सभद्र ने। नेक्स्ट, जीरो की खोज किसने की है, तो की है आर्यभट्ट ने। और जीरो का एडिटर कौन है, मतलब संपादक कौन है, तो ये है आपके नागार्जुन। चलिए चलते हैं आगे। आपने सुना होगा कि आप जो हिंदी भाषा पढ़ते हैं वो देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा से ली गई है, ऐसा ही हम पढ़ते हैं। तो भाई कोई भी चीज जब बनती है तो कहीं ना कहीं से उसे हम अडॉप्ट कर लेते हैं। वैसे ही जब ये जीरो बनाया गया होगा, जब शून्य बनाया गया होगा, तो एक पॉइंट निकल कर आता है कि जब जीरो के विषय में चर्चा हुई और जीरो का आविष्कार हुआ, शून्य बना लिया गया। तो शून्य जब बना तो इसका शेप जो है कहीं से तो इंस्पायर होकर लिया गया होगा। शून्य का शेप कहां से आया, तो जो शून्य का चिन्ह है, शून्य का चिन्ह, शून्य नहीं, शून्य का चिन्ह, है ना, जीरो का साइन कहां से आया है, ये लिया गया है पांडुलिपि से। कहां से लिया गया है, पांडुलिपि से लिया गया है। क्या, शून्य का चिन्ह। तो शून्य का चिन्ह मिल गया हमें, कहां से आया, पांडुलिपि से आया। अब यदि ये पांडुलिपि से यहां अडॉप्ट किया गया है तो आप ये बताइए, जो चीज ऑलरेडी वहां थी तो वहां इसका कुछ तो नाम होता होगा। अब वहां इसका नाम क्या था, तो वहां पर शून्य का नाम था हिंदसा। कहां, पांडुलिपि में। पांडुलिपि में शून्य का नाम हिंदसा है। आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, जब हम गिनती पढ़ते हैं, सर गिनती ही क्यों बोला आपने, काउंटिंग क्यों नहीं बोल रहे हो, नंबर्स क्यों नहीं बोल रहे हो। भाई फर्क है तीनों चीजों में, क्यों, हम भाषा का फर्क आ रहा है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मुझे गिनती बोलनी पड़ेगी, मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो मैं नंबर्स या काउंटिंग्स बोलूंगा। वैसे ही जब शून्य वहां पर था, कहां पर था, पांडुलिपि में। नाम याद कराने आपको, ठीक है ना। तो कहां था, पांडुलिपि में जो शून्य था वहां पर शून्य का नाम शून्य नहीं था, क्या था, हिंदसा था। वहां से आपने इसको ले लिया, इसका चिन्ह ले लिया। अब यदि वहां शून्य था मतलब हिंदसा था, तो और भी सिंबल्स होते होंगे। सर सिंबल्स होते कितने हैं, भाई हमारे यहां कितने होते हैं, हम गिनती कितनी पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद क्या होता है, 1 और 0 मिलकर 10 बना देता है। भाई 0 to 9 ही होता है ना, उसके बाद तो 1 और 0 मिलता है तो 10 बन जाता है। कुल मिलाकर जो सिंबल्स होते हैं वो 10 ही होते हैं। क्यों, 1 to 9 9 एंड 0 कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 सिंबल्स होते हैं। तो इन 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं सर इंग्लिश में नंबर्स और हिंदी में गिनती, यही बोलते हैं। तो वहां पर पांडुलिपि में इन सिंबल्स का नाम गुबार कहलाता है। क्या नाम है वहां पर, गुबार कहा जाता है। 0 से 9 तक के सिंबल्स को पांडुलिपि में गुबार कहा जाता है। अब आपको लगता होगा कि सर ये क्वेश्चन कभी आएगा क्या, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है क्या कि 0 से लेकर 9 तक के सिंबल्स गुबार कहे जाते हैं, और ऑप्शन में दिए थे आपको कंट्री के नाम। तो यहां पर सही आंसर ये जाता है, जो ऑप्शन दिया गया था वो दिया गया था स्पेन। स्पेन में आज भी 0 से 9 तक के सिंबल्स को क्या कहा जाता है, गुबार कहा जाता है। चलिए चलते हैं आगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन मुझे ये बताइए, मैं यदि एक साइन ये बना दूं और दूसरा साइन ये बना दूं
तो इन दोनों में से आपका शून्य है कौन? पहला वाला शून्य है या सेकंड वाला शून्य है? ये है आपका शून्य या ये है आपका शून्य? बताइए कौन सा वाला शून्य है? तो देखिए, देखने में तो ऐसा लगता है सर क्या है ये, तो आपने वो बना दिया, ये थोड़ा ठीक लग रहा है इसका डिजाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए क्या करना है हमें, ये शून्य नहीं है, फिर ये क्या है सर, ये शून्य नहीं है तो है क्या? ये शून्य नहीं है, ये क्या है? इसका नाम है जीरो। इसका क्या नाम है? जीरो। अब आपको लगेगा ये कौन सी बात हुई? तो ये बात हुई कि हिंदी भाषा में जो शून्य का आकार है वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, मतलब सर्कुलर होता है। और अंग्रेजी भाषा में जो जीरो है उसका जो शेप है वो होता है ओवल शेप। ओवल शेप मतलब अंडे के आकार का। तो अंग्रेजी भाषा में जो आपका शून्य है उसका आकार हमें मिल रहा है अंडे के आकार का, और हिंदी भाषा में मिल रहा है वृत्त के, मतलब सर्कल के आकार का। तो हिंदी भाषा में हमारी शून्य हो गई वृत्ताकार सर्कुलर, और अंग्रेजी भाषा में हो गई ओवल शेप। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखा जाए, यहां पर अब आपके सामने जो लिखा है वो आपका बहुत ही पहचाना हुआ डेटा है। मैं फिर से दोबारा आपको एक छोटा सा आपकी बचपन की चीजें याद दिलाना चाहूंगा, फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो देखिए, नंबर्स का क्लासिफिकेशन जो होता है, जो नंबर्स होते हैं जो हमने पढ़े हैं बचपन में, उनका क्लासिफिकेशन कुछ होता है। तो यहां पर नंबर्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने के पहले मैं आपको कुछ पुरानी चीजें याद दिलाना चाहूंगा। जब आप स्कूल में थे तब आपने पढ़ा था कि नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से टू टाइप्स में डिवाइड हैं? एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये क्या होते हैं, इन पर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो आपके सामने दिख रहा है, नेचुरल नंबर। तो चलिए, सबसे पहले रियल नंबर क्या है और जो आपका इमेजिनरी नंबर है ये क्या होता है। तो रियल नंबर जो होते हैं, मैं आपकी जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो जिन नंबर्स की आप कैलकुलेशन करते हैं या जो नंबर्स आपके कैलकुलेशन में काम आते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन मैथ्स ऐसे नहीं बोलता। मैथ्स कैसे बोलता है? मैथ्स का कहना है कि जो नंबर्स नंबर लाइन पर शो किए जा सकते हैं। कहां पर? नंबर लाइन पर। नंबर लाइन संख्या रेखा, क्या बोलते हैं हिंदी में? संख्या रेखा। जो नंबर्स नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर ये नंबर लाइन क्या होती है? तो आप जब एक स्केल यूज करते थे, एक स्केल की हम बात करें तो यहां पर आपने देखा होगा कि स्केल में ऐसे बहुत सारे नंबर्स लिखे होते हैं ना, नंबर्स लिखे होते हैं। अब इस तरफ भी कुछ मैं लिख दूं, जैसे मैं इस तरफ लिख दूं कि भाई -1 है, -2 है, -3 है, ये मैंने बहुत सारे नंबर्स लिख दिए। अब मैं आपसे बोलूं कि ये जो नंबर जो मैंने लिखे हैं इसको मैं बोल रहा हूं ये नंबर लाइन है। ये कौन सी लाइन हो गई? ये नंबर लाइन हो गई। अब नंबर लाइन पर आप मुझे एक बात बताइए, मैं एक नंबर ढूंढना चाह रहा हूं और नंबर जो है वो ये है √4। बताओ ये नंबर लाइन पर कहीं दिखाई देगा क्या? हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि सर √4 की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है, और 2 ये रहा, ये नंबर लाइन पर शो होगा। हाँ बिल्कुल होगा। मतलब ये √4 क्या है? √4 क्या होगा? रियल नंबर होगा। रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या है। चलिए आगे बढ़ते। मैंने आपसे बोला कि आप तो जो है 1/2 बताइए कहां है आपके इस नंबर लाइन में। तो भाई नंबर लाइन में 1/2 आपको डायरेक्टली तो दिख नहीं रहा है कि कहीं 1/2 लिखा हो, लेकिन बताइए आप 1 और 2 के बीच कहीं ना कहीं कोई तो पॉइंट होगा जिस पर क्या आएगा? 1/2 आएगा। तो जो नंबर लाइन है उस पर हम सारे नंबर्स को दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं तो शो कर सकते हैं। तो सर जब सारे नंबर्स ही हम नंबर लाइन पर शो कर ही सकते हैं तो फिर आपने अभी बोला था क्या? इमेजिनरी नंबर। ये क्या होता है? जो मैथ्स वाले हैं उनको मैं एक बार याद दिलाऊं कि भाई मैथ्स मतलब जिनको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, चीजें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना पसंद करते हैं। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था 11th-12th में क्या? आयोटा। याद आया? आयोटा पढ़ा है। आयोटा क्या था? इमेजिनरी नंबर था। इमेजिनरी था या नहीं? बिल्कुल इमेजिनरी था। तो हमें जो है अभी जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स का। किसका? रियल नंबर्स का। तो चलिए चलते हैं आगे, रियल नंबर्स की तरफ आते हैं। अब रियल नंबर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। तो देखिए यहां पर रियल नंबर्स की हम बात करते हैं तो रियल नंबर्स को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमसे कभी क्लासिफिकेशन नहीं पूछता है, हमें नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो नंबर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाए, सबसे पहले यहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया है नेचुरल नंबर।
तो ये नेचुरल नंबर जो होता है, प्राकृतिक संख्याएं, ये क्या होती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं मैं आपको बता दूंगा, लेकिन क्या होता है आप एक समय के बाद भूल जाते हो। क्यों? कि जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स या फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर्स, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए या पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके सामने आएगा। जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर या 0 से होता है। तो ये कंफ्यूजन हमें नहीं रखना है। क्यों? देखो क्या करना है, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं और मैंने आपसे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, आप काउंट करके मुझे बताइए कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो आप बताइए आप कहां से गिनना शुरू करेंगे, आप काउंटिंग कहां से शुरू करेंगे, कहां से आपकी काउंटिंग शुरू होगी? सर बहुत आसान है, हम 1 से गिनेंगे, वही 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट करेंगे। कहां से शुरू करोगे? 1 से शुरू करोगे, 1 से शुरू करोगे ना। तो नेचुरली आपने गिनती शुरू कहां से की, काउंटिंग शुरू कहां से की? 1 से की ना। और आप नेचुरल किसको कहते हो? सर नेचुरल उसको कहते हैं जो नॉर्मल हो, जिसको तोड़ा फोड़ा ना गया हो। तो आपने नॉर्मली गिनती कहां से शुरू कर दी? 1 से। आपने 0 से क्यों नहीं काउंट किया? भाई 0 से थोड़ी ना होता है, कहां से काउंट करते हैं? 1 से ही करते हैं ना। तो आपने 1 से काउंट किया, तो 1 से काउंटिंग शुरू होती है नेचुरली। इसलिए नेचुरल नंबर कहां से, ये याद रखने का तरीका है कि नेचुरल नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे। कहां तक जाएंगे सर? जहां तक आप चाहो, मतलब इंफिनिटी तक, अनंत तक। 0 से लेकर नहीं, यही गलती नहीं करनी है। सर 0 तो बात ही नहीं थी, क्यों? गिनती तो 1 से शुरू होती है। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है ना। तो 1 to infinite इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। चलें आगे, आसान है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो यदि मैं हिंदी वाले शब्द की बात करूं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो आप एक बात बताइए, पूर्ण का मीनिंग क्या होता है? पूर्ण का मीनिंग होता है सर पूरा। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा। अब पूर्ण का मतलब होता है पूरा, होल। अब पूर्ण का मतलब पूरा और संख्याएं मतलब संख्याएं। पूरी संख्याओं की बात कर रहा है। कौन सी पूरी संख्याएं? अभी हमने नेचुरल नंबर्स में कौन सी संख्याएं छोड़ दी जो अब पूरी संख्याओं की बात कर रहे हैं? भाई नेचुरल नंबर्स हमने कहां से काउंट किए थे? 1 to infinite काउंट किया था ना। और ये बोल रहा है पूरी संख्याएं होनी चाहिए, होल नंबर। तो पूरी संख्याएं मतलब जो कमी थी हमारी, वो हम यदि पूरी कर दें तो क्या होगा? पूरी हो जाएंगी संख्याएं। क्या कमी थी बताइए? 0 नहीं काउंट किया था, यही हुआ था ना। तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई क्या किया जाए, 0 को काउंट कर लिया जाए। तो मैं ऐसा लिख दूं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल्स टू होल नंबर। चल जाएगा? हां, बहुत आसान है। क्या कर दिया मैंने कि 0 और किसको ऐड कर दिया? नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स में यदि 0 को शामिल कर लिया जाए, है ना, नेचुरल नंबर्स में किसको शामिल कर लें? 0 को शामिल कर लें, तो क्या बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे। चलिए चले आगे, आसान है। देखा जाए नेक्स्ट। नेक्स्ट यहां पर लिखा है इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब यहां पर आप थोड़ा सा हिंदी वाले वर्ड पर दोबारा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में अर्थ बताता है। क्या कह रहा है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण प्लस अंक। इसको क्या लिख दूं मैं? इसको लिख दूं मैं पूर्ण प्लस अंक। क्या लिख दिया मैंने? पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण अंक का मतलब सारे के सारे अंक। सारे अंक। कौन से अंक सर? अभी हमने सब तो ले लिया, 0 भी तो ले लिया। आपने कहा था कि नेचुरल नंबर 1 to infinite होते हैं, 0 को शामिल कर लो तो होल नंबर्स बन जाते हैं। तो सब तो आ गया। अब कौन छोड़ दिया हमने जो अब फिर से बोल रहा है पूर्ण अंक? अरे भाई अभी भी रह गए। कौन रह गए? देखो पूर्ण बोल रहा है और हमने अभी किसको छोड़ दिया? नेगेटिव नंबर्स को। जैसे 0 से आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, ऐसे ही बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते जाते हैं। और यदि हम इस तरफ आगे बढ़े तो क्या होगा? -1 -2 -3 आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहां पर नेगेटिव नंबर्स को भी यदि हम शामिल कर लें, नेगेटिव नंबर्स को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो इंटीजर्स जो होते हैं कहां से कहां तक होते हैं?
माइनस के इनफाइनाइट टू प्लस के इनफाइनाइट, है ना, क्या किया जाए, नेगेटिव इनफाइनाइट टू पॉजिटिव इनफाइनाइट इज कॉल्ड इंटीजर्स। यदि हम बात करते हैं माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक की संख्याओं की, तो ये कहलाती हैं पूर्णांक संख्याएं। चलिए चले, इसमें जीरो शामिल होता है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा इस पर। चले चलते हैं आगे, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। सभी को पता है, हमने बचपन से पढ़ा है सम संख्याएं क्या होती हैं। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं भाई? इवन नंबर्स जो होते हैं, बड़े आसान सा कंसेप्ट था, हमने स्कूल में पढ़ा था, क्या कि वे संख्याएं, वे नंबर्स, वे सारे के सारे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हों, 2 से जो पूरे तरीके से विभाजित हो जाएं, वही क्या होते हैं? वही तो इवन नंबर्स होते हैं, वही सम संख्याएं होती हैं ना। कौन सी संख्याएं? जो डिविजिबल बाय 2, 2 से जो विभाजित हो जाएं, वही क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, मतलब इवन नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है सर, मान ली आपकी बात। शुरुआत कहां से होगी? 1 तो डिवाइड होता नहीं है, 1 तो डिवाइड होता नहीं है 2 से, तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत हो जाती है कहां से? 2 से। 2 से शुरुआत होगी, 2 4 6 8। अरे ये तो बहुत अच्छा है, क्यों? 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही चलेगा, 14 16। इसका मतलब क्या हुआ? क्या मीनिंग है सर इसका? इसका मीनिंग है ये अल्टरनेट होते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 ये चल रहा है। और एक और यदि बात करूं मैं थोड़ा और डीप जाने की, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सभी में कितना कितना डिफरेंस है? +2 चल रहा है, यही चल रहा है। देखिए सभी में क्या चल रहा है? +2 हो रहा है। तो यदि मैं आपसे ऐसा बोल दूं इवन नंबर टू इवन नंबर 2 का डिफरेंस होता है, तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इवन से जब हम इवन पर जाते हैं, 2 से कहां पहुंचे? 4 पर, तो क्या गैप मिल रहा है हमें? 2 का डिफरेंस मिल रहा है। फिर 4 to 6 जाएंगे तो फिर से क्या गैप मिल रहा है? 2 का मिल रहा है। तो इवन नंबर टू इवन नंबर क्या डिफरेंस होता है? 2 का डिफरेंस होता है। चले आगे बढ़े। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे ये बता दो कि जीरो क्या होता है? जीरो इवन होता है या ऑड होता है? सर ये तो बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, इस पर तो बहुत विवाद होता है। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत ही विवाद हो जाते हैं कि जीरो इवन है या ऑड है। चलिए हम देखते हैं, ठीक है ना, करते हैं इसकी शुरुआत। क्या है ये? बहुत ही ध्यान से, ठीक है ना। देखिए बात कर रहे हैं हम जीरो के ऊपर, शून्य के ऊपर, कि शून्य जो है सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। मैं आपको थोड़ा सा डीप इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बनेगा तो जीरो पर ही बनेगा। और क्या पूछेगा वो देखिए, आपसे पूछेगा कि जो आपका जीरो है, जो आपका शून्य है, ये इवन होता है या ऑड होता है? इवन है या ऑड है, ये आपको तय करना है। तो चलिए हम बनाते हैं, क्या होता है ये। आप ये बताइए इवन होने की शर्त क्या है? सर आसान है, डिविजिबल बाय 2, 2 से जिसमें भाग चला जाए वो सम संख्या कहलाती है। चलिए लगाते हैं भाग 2 से, 2 से भाग लगाया जाए, जीरो को डिवाइड किया जाए 2 से। बताइए क्या आंसर आएगा? सर 2 ही आएगा कि जीरो आएगा? क्या आएगा? 2 आएगा। क्या आएगा बताइए? सर जीरो में आप किसी का भी भाग लगा दीजिए, क्या आएगा? जीरो आएगा। आएगा ना, जीरो ही आएगा। ठीक है, अब ये बताइए जीरो आया कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा आप 3 से डिवाइड कीजिए 15 को, तो आप ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 3 5 जा 15, ऐसे ही करते हैं हम। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, फिनिश। अब आपको लग रहा होगा आंसर तो मिल गया हमें। कितना मिला है आंसर? हमें 5 आया आंसर। ये बताइए ये 5 आया कब? ये 5 आंसर हमें कब मिला? हमें 5 आंसर मिला, लेकिन कब मिला? जब आपका 15 जो है ना, ये 3 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तब हमें आंसर मिलता है 5। यही चल रहा है, यही होता है। तो फिर ये आंसर कैसे आया जीरो? कब आएगा आंसर जीरो? भाई डिविजिबल होगा तब तो आंसर आएगा। यदि डिविजिबल ना होता तो, जैसे मैंने यहां लिखा 47, यहां मैं लिख रहा हूं 5। अब आप बताओ क्या डिविजिबल होगा? भाई आंसर तो आएगा लेकिन फ्रैक्शन में जाएगा ना, कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा ना। तो ये डिविजिबल है क्या? नहीं है, डिविजिबल नहीं है। तो फिर आंसर कैसे आएगा? ये तो आंसर लिख रहे हो आप, लिख रहे हो या नहीं? आंसर ही तो है, ही जीरो आंसर है ना। आंसर आया है मतलब जीरो डिविजिबल है। किससे? 2 से। 2 से डिविजिबल होती है? हाँ, 2 से ही नहीं, सबसे होती है। चलिए चले आगे। सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि यदि हम बात करें इवन नंबर की, तो 2 ऑड नंबर्स के बीच एक इवन नंबर होता है। 2 विषम संख्याओं के बीच हमेशा एक सम संख्या होती है। अब 2 विषम संख्याओं के बीच एक सम संख्या होती है, 2 ऑड नंबर्स के बीच में एक इवन नंबर्स होगा। तो एक बात बताओ मुझे, यदि मैं जीरो की बात करूं तो जीरो के राइट साइड तो होता है 1,
और लेफ्ट साइड कौन होता है, -1, यही होता है, यही होगा। अब यदि आपसे मैं कहूं कि एक कौन है, तो आप कहोगे सर ये विषम संख्या है। कैसा है ये ऑड नंबर है। और ये -1 क्या है सर, ये भी ऑड नंबर है। यदि ये दोनों ही ऑड नंबर हैं तो नियम ये कहता है कि बीच में जो लिखा है वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। कैसा होगा, वो इवन नंबर होगा। यदि दोनों तरफ ऑड नंबर लिखे हैं तो बीच में जो लिखा है वो क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। और यदि दोनों तरफ ऑड लिखे हैं और बीच में जो लिखा है वो क्या होगा, इवन होगा। दो ऑड के बीच एक इवन होता है और दो इवन के बीच एक ऑड होता है। तो चलिए यहां से भी क्या पता चला कि 0 क्या होता है, इवन होता है। दो शर्तें हो गई। तीसरी शर्त ये होती है, थर्ड रूल पर जाएं तो थर्ड रूल कहता है कि यदि हम किसी भी इवन नंबर में, एक नंबर हमने फिक्स कर लिया कि एक कोई इवन नंबर है, एक कोई इवन नंबर है, और यदि हम इवन नंबर में क्या जोड़ें, इवन नंबर ही जोड़ें, इवन नंबर में इवन नंबर जोड़ें तो आंसर भी क्या आता है, इवन नंबर आता है। और यदि हम इवन नंबर में क्या जोड़ दें, ऑड नंबर जोड़ दें, यदि हम इवन नंबर में ऑड नंबर जोड़ दें तो आंसर हमेशा क्या आएगा, हमेशा ऑड नंबर आएगा। ये कौन सी बात हुई, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इवन नंबर मैंने 2 ले लिया। अब 2 में यदि मैं 4 जोड़ूं आंसर क्या आएगा, 2 + 4 6 आएगा। सर यदि मैं 2 में ऐड प्लस कर दूं तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा। 2 में 16 ऐड कर दो क्या आएगा, 18 आएगा। नंबर इवन ही आ रहा है ना। यदि मैं सम संख्या में एक सम संख्या ही जोड़ता हूं तो आंसर भी क्या आती है, सम संख्या आती है। लेकिन यदि मैं एक सम संख्या में इवन नंबर में क्या जोड़ दूं, देखो ऑड नंबर ऐड कर दूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ऑड आएगा। जैसे कि मैंने 2 में प्लस कर दिया 1 को तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। यदि मैंने 2 में प्लस कर दिया 5 को तो आंसर क्या आएगा 7, 7 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। यदि मैंने 2 में प्लस कर दिया 13 को तो आंसर क्या आएगा 15, 15 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो चलिए जरा यहां पर एक इवन नंबर ले लेते हैं, कोई भी इवन नंबर जो आपकी इच्छा हो। तो मैंने ले लिया सर यहां पर 8। अब मैं 8 में जोड़ रहा हूं 0, तो बताओ क्या आएगा, 8 ही आएगा। आएगा या नहीं, 8 ही आएगा ना। सर इससे क्या पता चला, इससे पता चलता है कि यदि मैंने एक इवन नंबर ले लिया, और उसमें कोई नंबर जोड़ा तो आंसर क्या मिल रहा है मुझे, इवन ही मिल रहा है। और ये कंडीशन कब पॉसिबल है, ये कंडीशन तब ही पॉसिबल है सर जब इवन नंबर में क्या जोड़ा जाए, इवन नंबर ही जोड़ा जाए। यहां से आपका 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। तो ये जो आपके सामने लिखी हैं 3 शर्तें, ये 3 रूल हैं किसी भी नंबर्स को इवन पता करने के लिए। क्या कि पहला पॉइंट है कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि दो ऑड नंबर्स के बीच एक इवन नंबर होता है। और थर्ड पॉइंट है कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर आंसर क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। और इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल्स टू क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। और 0 जो है आपके तीनों पैमानों पर खरा उतरता है ना। तो 0 जो है तीनों पर खरा उतरता है, इसलिए 0 को कहां काउंट करोगे, इवन नंबर में। लेकिन याद रखना, यदि मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होगा, यदि आपसे बोला जाए कि आप बताइए स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो ये हमेशा 2 होगा, ना कि 0। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन आएगा, 2 आएगा, 0 नहीं आएगा। फिर सर आप तो बोल रहे हैं 0 इवन नंबर है, 0 इवन नंबर होगा, लेकिन कब होगा, जब स्पेशली बात 0 की ही की जाए। आपसे पूछा जाए कि 0 होता है इवन या ऑड, तब आपका जवाब होगा कि 0 इवन होता है। लेकिन यदि बात की जाए स्मॉलेस्ट इवन नंबर की तो हमेशा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 ही होगा। यदि आपसे बोला जाए कि पहली 5 सम संख्याओं का योग बताइए तो आपकी पहली संख्या हमेशा 2 होगी, फिर 4 होगा, 6, देन 8, देन 10। ये होंगे आपके पहले 5 इवन नंबर्स। 0 नहीं आएगा। 0 कब आएगा, जब 0 की ही बात होगी, तो 0 जो है वो इवन नंबर होगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट ऑड नंबर की तरफ। तो देखिए अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्या होती हैं भाई ये विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑड नंबर्स जो हैं
ऐसी संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि 2 से डिवाइड करने पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है, तो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपके सामने यहां पर मैंने शो किया है कि 1 जो है ये क्या होता है? ऑड नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि 1 जो है 2 से डिवाइड होता ही नहीं है। फिर 3 भी ऑड होता है, क्योंकि आप 2 से डिवाइड करोगे तो देखिए रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1 रिमाइंडर बचेगा ना। तो जिन नंबर्स में जो है 2 की डिविजिबिलिटी शो नहीं होती है, 2 से जो डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं? वो ऑड नंबर्स होते हैं। और ऑड टू ऑड डिफरेंस क्या होता है? जैसे मैं बात करूं यदि डिफरेंस की, तो देखिए ऑड टू ऑड डिफरेंस क्या है भाई? ऑड टू ऑड हमेशा डिफरेंस जो होता है वो कितना आता है? देखिए 1 + 2 क्या बन जाएगा? 3। फिर 3 + 2 क्या बन जाएगा? 5। 5 + 2 क्या बन जाएगा? 7। 7 के बाद कौन आने वाला है? 9, 11, 13 ऐसे ही चलेंगे। तो यहां फिर क्या हो रहा है? +2। यहां भी क्या हो रहा है? +2। ये भी क्या चल रहा है? +2। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इवन टू इवन और ऑड टू ऑड डिफरेंस हमेशा सेम होता है। और कितना होता है? 2 होता है। इवन टू इवन और ऑड टू ऑड, इवन टू इवन एंड ऑड टू ऑड डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है और 2 ही होता है। चलिए चले आगे।